आज का ये दिन कल इतिहास का एक दिन बन जाएगा और इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं और वो सीख हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। ये कहानी है चौहान वंश के बहादुर राजा, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। भारत भूमि पर कई पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया है। इसी भारत भूमि पे जन्म लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान के हौसले बुलंद थे, भुजाओं में असीम ताकत थी और हृदय बहुत विशाल था। अपने पूरे जीवन में पृथ्वीराज चौहान ने भारत भूमि की रक्षा की विदेशी आक्रांताओं से, जिन्होंने बार बार कोशिश की थी भारत को लूटने की। पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी आपको जोश से भर देगी और सभी भारतवासियों को गर्व होगा उनके जीवन की ये कहानी सुनकर। चौहान वंश की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरीज। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अशोक के वंशजों का शासन था। उस समय आबू पर्वत पर ऋषि मुनि रहा करते थे। आप उनको कन्नौज के ब्राह्मण भी कह सकते हैं। शांतिपूर्ण जीवन था उनका। भगवान की तपस्या करते और शांति से अपने आश्रम में रहा करते थे। लेकिन असुर उन ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे और उनके यज्ञ को खंडित करते रहते थे। एक बार उन ऋषियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उस महायज्ञ में किसी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए उन्होंने 4 क्षत्रिय वीरों को अपनी और महायज्ञ की रक्षा के लिए तैनात किया। उन 4 वीरों ने ऋषि मुनियों की रक्षा की, उनके महायज्ञ की रक्षा की और आबू पर्वत को चारों तरफ से सुरक्षित करके रखा। उन्हीं 4 वीरों के वंशज आगे चल के परिहार, परमार, सोलंकी और चौहान कहलाए। कई शिलालेखों और किताबों में ये लिखा है कि चौहान सूर्यवंशी थे और कई किताबों में लिखा है कि वो अग्निवंशी थे। चौहान क्षत्रिय राजवंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान थे। समय था 6वीं शताब्दी का। इतिहासकारों के अनुसार चौहान वंश के लोग जयपुर के पास सांभर और आमेर शहर में निवास करते थे। सांभर जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर और अजमेर से 99 किलोमीटर दूर है। सांभर को सांभर सॉल्ट लेक के लिए भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय सॉल्ट लेक है। इसका नाम चौहान वंश की देवी शाकंभरी देवी से लिया गया है, जिनका 2500 साल पुराना मंदिर शहर से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके साथ ही साथ अजमेर जिले के पुष्कर शहर में भी चौहान वंशी रहा करते थे। कई चौहान वंशी राजाओं की पीढ़ियां समय के साथ शासन करती चली गयी। सामंत राज 684 ईस्वी से 709 ईस्वी तक, नारादेव 709 से 721 ईस्वी तक और अजय राज प्रथम, जिनको जयराज या अजय पाल भी कहते हैं, उन्होंने 721 से 734 ईस्वी तक शासन किया। राजा अजय राज प्रथम ने ही अजमेर शहर को बसाया था। चौहान राजाओं का शासनकाल लंबे समय तक चला और इतिहास में उनकी बहादुरी के बहुत से किस्से दर्ज हैं। सन 1169 में अजमेर के राज सिंहासन पर बैठे सोमेश्वर चौहान। राजा सोमेश्वर चौहान बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर राजा थे। उनकी इच्छा थी कि दुनिया में उनका यश चारों तरफ फैले। एक बार राजा अनंगपाल तोमर के साथ राठौड़ की सेना ने युद्ध छेड़ दिया। राजा अनंगपाल तोमर दिल्ली के राजा थे। उनकी सहायता के लिए राजा सोमेश्वर चौहान एक बड़ी सेना लेके गए और राजा अनंगपाल का साथ दिया। युद्ध घमासान हुआ और राठौरों की सेना को पीछे हटना पड़ा। जीत हुई राजा अनंगपाल की और जीत हुई राजा सोमेश्वर चौहान की भी, और इस कारण राजा सोमेश्वर चौहान का यश चारों तरफ फैला और साथ ही साथ दोस्ती भी हो गई राजा अनंगपाल से। और जल्दी ही ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, जब राजा अनंगपाल ने अपनी बेटी कमलावती का विवाह राजा सोमेश्वर से कर दिया। उस समय राजा सोमेश्वर दिल्ली में ही थे। कमलावती से विवाह करके राजा सोमेश्वर अजमेर वापस आ गए। दोस्तों, इतिहास भी एक कहानी है। दिल्ली के राजा अनंगपाल की एक और पुत्री थी, रूप सुंदरी। रूप सुंदरी का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा विजयपाल से। दोनों बहनों रूप सुंदरी और कमलावती में बहुत प्रेम था और ये प्रेम विवाह के बाद भी बना रहा।
राजा सोमेश्वर और राजा विजयपाल भी रिश्तेदार बन गए और उनमें बहुत अच्छी मित्रता भी थी। राजा सोमेश्वर राजा विजयपाल को अपने बड़े भाई जैसा मानते थे। यहाँ पर इस कहानी में जिक्र आता है राजा जयचंद का। राजा विजयपाल का बेटा था जयचंद। जयचंद अपने पिता को बहुत प्यार करता था और साथ ही साथ राजा सोमेश्वर को भी। यवनों का आक्रमण हिंदुस्तान की धरती पर आए दिन होता रहता था और फिर से एक बार आक्रमण किया यवनों ने राजा सोमेश्वर के राज्य पर। राजा सोमेश्वर भी तैयार थे इस युद्ध के लिए और इस युद्ध में राजा विजयपाल ने उनका साथ दिया। जीत राजा सोमेश्वर की हुई, लेकिन इस युद्ध में राजा विजयपाल वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी रूप सुंदरी और जयचंद दोनों दुख के सागर में डूब गए, लेकिन कन्नौज को तो जरूरत थी एक उत्तराधिकारी की, इसीलिए कम उम्र में ही जयचंद को कन्नौज का राजा बनाया गया। राजा विजयपाल का एक भाई भी था जयमल, जो कि कन्नौज में ही जयचंद के साथ रहता था। वो जयचंद और रूप सुंदरी को भड़काता रहता था कि राजा विजयपाल की मृत्यु के जिम्मेदार राजा सोमेश्वर चौहान है, लेकिन उसके भड़काने के बावजूद जयचंद और रूप सुंदरी का प्यार और रिश्ता राजा सोमेश्वर और उनके परिवार से बना रहा। इधर कई सालों के इंतजार के बाद रानी कमलावती गर्भवती हुई। राजा सोमेश्वर और रानी कमलावती बहुत खुश थे, लेकिन जयमल साजिश कर रहा था उनके होने वाले शिशु की हत्या करने की, और इसलिए उसने कई बार रानी कमलावती को जहर देने की कोशिश की। राजा सोमेश्वर को इस बात का एहसास हुआ कि कोई तो है जो साजिश कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने रानी कमलावती की सुरक्षा बढ़ा दी। महीने गुजरते गए और वो समय आया जब राजा सोमेश्वर और रानी कमलावती के पुत्र का जन्म हुआ। सन 1166 में ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक बहुत बड़ा राजा बनेगा और पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका अधिकार होगा। यही कारण था कि उस बालक का नाम पृथ्वीराज रखा गया, और ये नाम रखा था दिल्ली के राजा यानी पृथ्वीराज के नाना राजा अनंगपाल ने। आज जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, वो वास्तव में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, यानी उनके पहले भी उनके पूर्वजों में पृथ्वीराज चौहान के नाम से 2 राजा हुए थे। उस समय के कई राजवंश राजा सोमेश्वर का बहुत सम्मान करते थे। उन सभी राजवंशों ने पृथ्वीराज चौहान के जन्म पर खुशियां मनाई। जिस समय पृथ्वीराज का जन्म हुआ था, उस समय चंद्रबरदाई का भी जन्म हुआ था, जो कि बड़े होकर पृथ्वीराज के बहुत ही घनिष्ठ मित्र और उनकी सभा के एक जाने माने कवि बने। राजा सोमेश्वर एक लोकप्रिय राजा थे। अपने राज्य का विस्तार करना, अपनी जनता की सुरक्षा करना और राजपूत वंशों के साथ मित्रता और प्यार के कारण उनकी प्रसिद्धि दिल्ली, गुजरात, कन्नौज और पंजाब तक थी। यवनों का आक्रमण एक बार फिर हुआ और इस बार जयचंद ने साथ दिया राजा सोमेश्वर का। इससे बहुत नाराज हुआ था जयमल, लेकिन उसकी एक न चली। जयचंद ने राजा सोमेश्वर के साथ मिलकर यवनों का डटकर मुकाबला किया। यवन फिर परास्त हुए उस युद्ध में, लेकिन उस युद्ध में जख्मी हो गया जयचंद और उसको युद्ध क्षेत्र से बचा कर ले आया जयमल। ये अच्छा मौका था जयमल के लिए। उसने फिर से जयचंद को भड़काया। उसने कहा कि राजा सोमेश्वर चाहते थे कि तुम भी वीर गति को प्राप्त हो जाओ। इस बार जयचंद पर जयमल की बातों का असर पड़ गया और वो राजा सोमेश्वर के साथ वर्षों की रिश्तेदारी और मित्रता को आखिर भूल ही गया और उनका दुश्मन बन गया। इधर पृथ्वीराज चौहान बड़े हो रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने आबू पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनियों से ही शिक्षा प्राप्त की। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। उस वक्त चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इन 6 भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की काफी अच्छी पकड़ थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की। पृथ्वीराज चौहान संगीत, कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी वाण छोड़ने में भी निपुण थे। वही शब्द भेदी वाण जो दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा। तीर चलाने में उनका मुकाबला बड़े बड़े नहीं कर पाते थे।
अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आवाज सुनकर वो तीर चलाते थे और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। लेकिन सिर्फ तीर चलाने में माहिर नहीं थे वो, तलवार और भाला चलाने में भी उनका जवाब नहीं था। एक बार एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। उस समय पृथ्वीराज अकेले थे, कोई हथियार नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी वो शेर से लड़े, निहत्थे थे और उसका जबड़ा फाड़ दिया। इस कहानी पर आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि मैं सुना रहा हूँ आपको एक पराक्रमी राजा, एक वीर योद्धा की कहानी, जिसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन घटनाओं पर भी आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। पृथ्वीराज की वीरता के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे और इसीलिए कई राजा उनसे जलते भी थे। पृथ्वीराज अपने नाना से मिलने दिल्ली जाते थे। रास्ते में कई राज्य आते थे और उन राज्यों के राजा पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखते थे, लेकिन पृथ्वीराज को पकड़ना नामुमकिन था। इतना बहादुर लड़का, आखिर उनके पिता राजा सोमेश्वर खुश क्यों ना होते? क्यों उनका सीना चौड़ा नहीं होता? दोस्तों, यहाँ ये बात जान लेना जरूरी है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 साल। कल्पना नहीं कर सकते आप इतने छोटे बच्चे से इतनी बहादुरी की, जिसकी बहादुरी के किस्से घर घर में सुनाए जाते थे। यही कारण था कि राजा सोमेश्वर के मंत्रियों ने उनसे कहा कि पृथ्वीराज को आप युवराज बना देना चाहिए, ताकि उनको शासन चलाने की समझ हो सके और वो कल के अच्छे राजा बन सके, राजनीति सीख सके। युवराज बनने से उनके अंदर अच्छे राजा के गुण आ सकेंगे। राजा सोमेश्वर चौहान ने सबकी बातें सुनी और उनको मानी भी, और फिर पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने अजमेर का युवराज बना दिया। पृथ्वीराज चौहान युवराज बने। जिस सोच के साथ लोगों ने उनको युवराज बनाया था, वो उस पे खरे उतरे। लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो एक अच्छे राजा बनेंगे। युवराज बनने के बाद पृथ्वीराज का अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उनकी बुद्धिमानी का लोहा मानने लगे लोग और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यहाँ पर रोशन अली नाम के व्यक्ति का जिक्र करना जरूरी है। यवनों का जासूस था वो, जो कि पृथ्वीराज के बारे में जानकारी लेने के लिए फकीर बनकर उनके राज्य में आके बस गया। अपने झूठे चमत्कारों को दिखाकर वो अजमेर की जनता को बहकाने लगा, लेकिन वास्तव में उसका मकसद था पृथ्वीराज के बारे में पता लगाना। अजमेर में रोशन अली के भक्त बढ़ने लगे और पृथ्वीराज तक ये बात पहुंची। उनके राज्य की जनता को बहकाने वाले एक विदेशी व्यक्ति के बारे में जानकर उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सरदार चामुंडा राय को रोशन अली के पास भेजा, उसको ये समझाने के लिए कि वो अजमेर की जनता को बहकाए नहीं। सरदार चामुंडा राय ने बहुत समझाया रोशन अली को कि वो अपने झूठे चमत्कारों को बंद कर दे, लेकिन रोशन अली नहीं माना। सरदार चामुंडा राय वापस चले गए और रोशन अली रुका नहीं। उसने तो स्त्रियों का अपमान करना भी शुरू कर दिया। स्त्रियों का अपमान? अब तो पृथ्वीराज के क्रोध की सीमा नहीं रही। तुरंत आदेश दिया कि रोशन अली की उंगलियों को काटकर उसको अजमेर से बाहर निकाल दिया जाए। उनके आदेश का पालन हुआ और अजमेर के सैनिकों ने रोशन अली की उंगलियां काट दी और अजमेर से बाहर निकाल दिया। रोशन अली ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पृथ्वीराज से बदला लेने के मकसद से अरब देश पहुंच गया। अरब देश में वो यवनों के मुखिया सरदार मीर से मिला। जासूसी करके रोशन अली को अजमेर के बारे में बहुत सी गुप्त बातें पता चली थी। वो सारे राज उसने मीर को बता दिए और अपने अपमान की कहानी भी बताई। रोशन अली ने मीर से कहा कि अब आप इतना कुछ जानते हो अजमेर के बारे में और ये भी जानते हो कि मेरा वहाँ कितना अपमान हुआ। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको तुरंत अजमेर पर आक्रमण नहीं कर देना चाहिए? मीर उत्तेजित हो गया पृथ्वीराज चौहान और अजमेर से बदला लेने के लिए, लेकिन वो जानता था कि अजमेर की सेना उसकी सेना से बहुत बड़ी थी और वो उनसे युद्ध में नहीं जीत सकता था। इसलिए उसने सोचा कि वो छल से काम लेगा और ये सोचकर उसने घोड़ों के सौदागर का वेश बनाया और अजमेर पहुंच गया। मकसद था उसका अजमेर में मार काट और लूटपाट मचाने का। अरबी घोड़े बहुत अच्छे माने जाते थे और जब पृथ्वीराज को ये पता चला कि घोड़ों के सौदागर अजमेर आए हैं, तो उन्होंने भी एक घोड़ा उनसे खरीद लिया। दुर्भाग्य से उस समय अजमेर में भूकंप आया, जिसकी वजह से सैकड़ों मकान गिर गए, कई लोग मारे गए, काफी नुकसान हुआ अजमेर का।
यहाँ तक कि तारागढ़ का किला भी भूकंप की वजह से जमीन में थोड़ा धंस गया। ये तो सुनहरा मौका था मीर के लिए। उसने अजमेर में लूटपाट मचा दी और कत्लेआम शुरू कर दिया। पृथ्वीराज को ये बात पता चली तो बिना एक पल गवाए वो मीर के खेमे में जा पहुँचे और उसको युद्ध के लिए ललकारा। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरी जनता को तूने तकलीफ दी, मर्द का बच्चा है तो मुझसे आके लड़। मीर बहुत चालाक था। उसने कहा कि युद्ध से हमको कोई फायदा नहीं होगा और भी कुछ जाने जाएंगी। इससे बेहतर है कि हम द्वंद्व युद्ध करें। मैं अपनी तरफ से एक योद्धा भेजूंगा और आप अपनी तरफ से एक योद्धा भेजिए। जो जीतेगा उसी से हमारी हार जीत का फैसला होगा। पृथ्वीराज चौहान इस बात को मान गए। मीर की तरफ से यूसुफ बेग और पृथ्वीराज की तरफ से चामुंड राय अखाड़े में उतरे, लेकिन यूसुफ बेग चामुंड राय के सामने टिक नहीं पाया और हार गया। बौखला गया मीर अपनी हार से और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया पृथ्वीराज की सेना पर हमला करने के लिए। पृथ्वीराज और उनके सैनिक भी तैयार थे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया पृथ्वीराज ने और उनके वीर योद्धाओं ने। बस 2-4 यवन ही बच पाए उस युद्ध में, जो वहाँ से बचकर भाग खड़े हुए। बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया था अजमेर की सेना ने। पृथ्वीराज ने 13 साल की उम्र में ये जीत हासिल की थी और उनकी इस जीत से पिता राजा सोमेश्वर चौहान और उनके नाना राजा अनंगपाल, जो दिल्ली के राजा थे, बहुत खुश हुए। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से तेजी के साथ भारत में फैलने लगे और कई राजा उनसे जलने भी लगे थे। उनमें से एक राजा था भोले राम भीमदेव, जो कि गुजरात का एक राजा था। भीमदेव का एक भाई था सारंगदेव। सारंगदेव के 7 बेटे थे। उनमें से प्रताप सिंह सबसे बड़ा था और सारंगदेव का शासन भी उसी ने संभाला था। लेकिन आगे चलकर प्रताप सिंह और भीमदेव में दुश्मनी हो गई और प्रताप सिंह भीमदेव के डर से पृथ्वीराज की शरण में पहुंच गया। क्षत्रिय धर्म का पालन पूरी तरह से करते थे पृथ्वीराज चौहान और इसी वजह से उन्होंने शरण में आए प्रताप सिंह को अपने दरबारियों में शामिल किया। पृथ्वीराज के दरबार का एक दरबारी था कान, जो बहुत ही बहादुर योद्धा भी था। एक बार दरबार में प्रताप सिंह ने अपनी मूंछों को ताव दिया। ये देखकर कान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रताप सिंह की गर्दन तलवार से काट दी। पृथ्वीराज के सामने ये सब हुआ। वो तुरंत दरबार छोड़ के चले गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कान से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। कान ने बताया कि उसके सामने अगर कोई अपनी मूंछों को ताव दे तो उससे रहा नहीं जाता। पृथ्वीराज ये सुनकर दंग रह गए, लेकिन उनको अपने बहादुर योद्धाओं की कदर थी। उन्होंने कान से कहा कि अब तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखोगे और जब जरूरत होगी तो तुम्हारी आंखों की पट्टी हम खोल देंगे। कान का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस कहानी में उसके नाम का जिक्र कई बार आएगा। कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज चौहान ने एक और युद्ध लड़ा। वो युद्ध था मांडोवर के राजा नाहर राय के साथ। बात ये हुई थी कि जब पृथ्वीराज चौहान 8 साल के थे, तब राजा नाहर राय ने उनको दिल्ली में देखा था और पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर चौहान से कहा कि वो अपनी बेटी जंभावती का विवाह पृथ्वीराज से करना चाहते हैं जब वो दोनों बड़े हो जाएं। राजा सोमेश्वर ने उनकी बात मान ली थी, लेकिन बाद में राजा नाहर अपनी बात से मुकर गए। वो अब अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से नहीं करना चाहते थे। ये बात पसंद नहीं आई राजा सोमेश्वर को और उन्होंने पृथ्वीराज को भेजा मांडोवर पर आक्रमण करने के लिए। उस युद्ध में राजा नाहर राय की बुरी तरह हार हुई और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए अपनी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से कर देंगे। पृथ्वीराज भी मान गए। मांडोवर में उनका विवाह जंभावती से हुआ और वो वापस अजमेर चले गए। इस विवाह ने दोनों राजाओं के बीच संबंधों को फिर से मजबूत बना दिया। राजा सोमेश्वर एक अच्छे राजा थे। अपनी प्रजा का ध्यान तो रखते ही थे, आसपास के छोटे राजाओं का भी वो पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन एक बार मेवाड़ के राजा मुगदल राय ने उनको कर देने से मना कर दिया और राजा सोमेश्वर के पास एक संदेश भिजवाया कि अगर आपको कर चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। राजा सोमेश्वर युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा मुगदल ने उनको खुली चुनौती दे डाली थी। इस युद्ध की जिम्मेदारी भी पृथ्वीराज को मिली और इस युद्ध में भी जीत मिली पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज की कहानी में जिक्र आता है चित्ररेखा का और जिक्र आता है गजनी के सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का।
चित्ररेखा बहुत ही सुंदर भारतीय स्त्री थी जिसको मोहम्मद गौरी का चचेरा भाई मीर हुसैन गजनी लेकर आया था। जब गौरी ने चित्ररेखा को देखा तो वो भी उसको पसंद करने लगा, लेकिन जब उसको पता चला कि मीर हुसैन चित्ररेखा से प्यार करता है तो उसने मीर हुसैन को बहुत डराया धमकाया। मोहम्मद गौरी के डर से मीर हुसैन चित्ररेखा को लेकर अजमेर भाग गया और पृथ्वीराज की शरण ली। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पृथ्वीराज ने मीर हुसैन को शरण दी। जब गौरी को इस बात का पता चला तो उसने पृथ्वीराज को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि मीर हुसैन और चित्ररेखा को तुरंत उसके हवाले कर दिया जाए, नहीं तो वो अजमेर पर आक्रमण कर देगा। पृथ्वीराज ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने गौरी को संदेश भेजा कि मीर हुसैन और चित्ररेखा ने उनके यहाँ शरण ली है और हम क्षत्रिय शरण में आए लोगों की रक्षा करते हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज का संदेशा मिला। वो योजना बनाने लगा कि कैसे पृथ्वीराज को हराना है। युद्ध की सारी तैयारी करके मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। शुरुआत की उसने उत्तरी भारत से। 1175 में उसने मुल्तान को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। 1178 में उसने अनहरवाड़ा जीता। 1181 में पूरे सिंध देश को जीत लिया उसने। उसके बाद 1184 में उसने लाहौर और सियालकोट को जीत लिया। पृथ्वीराज भी पूरी तरह से तैयार थे गौरी का मुकाबला करने के लिए। युद्ध की पूरी तैयारी करके पृथ्वीराज पहुंच गए सारुंडा में। घमासान युद्ध हुआ। मीर हुसैन ने भी इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया। इस युद्ध में गौरी के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए और उसकी बुरी तरह हार हुई, लेकिन मीर हुसैन भी इस युद्ध में मारा गया और चित्ररेखा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो मीर हुसैन की कब्र में जिंदा ही दफन हो गई। मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन उसको सम्मान के साथ दिल्ली में रखा पृथ्वीराज ने। जब गौरी ने कसम खाई कि वो भारत छोड़ के चला जाएगा और फिर कभी आक्रमण नहीं करेगा, तब पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया। कहानी आगे बढ़ती है। राजा अनंगपाल पृथ्वीराज को बहुत मानते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वो पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा बनाएंगे क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई थी। पृथ्वीराज को इस बात से बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि जयचंद इस बात से नाराज हो सकता है क्योंकि उसके भी तो नाना थे राजा अनंगपाल और राजा जयचंद की उम्र भी पृथ्वीराज से ज्यादा थी। लेकिन ये इच्छा थी राजा अनंगपाल की और पृथ्वीराज ने इसको स्वीकार किया और फिर राजा अनंगपाल ने उनका राज्याभिषेक किया। पृथ्वीराज ने दिल्ली की बागडोर संभाल ली और राजा अनंगपाल बद्रिकाश्रम चले गए तपस्या करने। इधर भीमदेव को, मोहम्मद गौरी को और राजा जयचंद को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये जानकर कि पृथ्वीराज को दिल्ली की भी सत्ता मिल गई। जयचंद तो क्रोध की आग में जल रहा था। मोहम्मद गौरी, जिसके साथ पृथ्वीराज ने हमेशा अच्छा बर्ताव किया, लेकिन उसके बावजूद गौरी हमेशा पृथ्वीराज से बदला लेने के बारे में ही सोचता रहा। पृथ्वीराज की एक बहन भी थी जिसका नाम था पृथा कुमारी। पृथा कुमारी के पति का नाम था समर सिंह। वो चित्तौड़ के राजा थे। राजा समर सिंह पृथ्वीराज के रिश्तेदार तो थे ही, उन दोनों में अच्छी मित्रता भी थी। राजा समर सिंह ने कई बार पृथ्वीराज का साथ युद्ध में दिया था। कभी भी युद्ध में पृथ्वीराज और उनके बहादुर योद्धाओं को इस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने दुश्मन की कितनी बड़ी सेना है। उन्होंने हर बार दुश्मन को बुरी तरह हराया। चामुंडा राय, कैमास और कान्ह जैसे बहादुर योद्धा थे पृथ्वीराज के साथ और उनके साथ ही साथ राजपूतों की बहादुर सेना थी जो हर युद्ध में जीत कर ही वापस आती थी। पृथ्वीराज ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में उनकी जीत हुई। दूसरी तरफ गौरी रुक नहीं रहा था। वो युद्ध करता और हार जाता और हर बार वो अपनी जान की भीख मांगता और पृथ्वीराज उसको माफ कर देते। गौरी समझ चुका था कि अब छल से ही पृथ्वीराज को हराया जा सकता है। उसने अपने जासूस पृथ्वीराज के महल में पहुंचा दिए। पृथ्वीराज के दरबार में गौरी का एक जासूस था, धर्मायन, जिसकी मदद से गौरी को खबर मिलती रहती थी पृथ्वीराज के बारे में कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। और उसी जासूस की मदद से गौरी ने दिल्ली की जनता को परेशान करना शुरू किया और जनता को लगा कि ये सब पृथ्वीराज करवा रहे हैं। जनता दुखी हो गई। शातिर गौरी अपनी चाल में कामयाब हो रहा था। उसने राजा अनंगपाल को, जो कि बद्रिकाश्रम में रहते थे, एक
आदमी के द्वारा ये खबर भिजवाई कि पृथ्वीराज दिल्ली का शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और जनता उनसे बहुत दुखी है। राजा अनंगपाल क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वीराज को सूचना भेजी कि वो दिल्ली तुरंत छोड़ दें। पृथ्वीराज ने सोचा कि अचानक ये क्या हुआ। उनको लगा कि इसमें जरूर कोई न कोई साजिश है और उन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ा। लेकिन उनको पता था कि राजा अनंगपाल उन पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि राजपाट छोड़ने के बाद भी राजा अनंगपाल के लिए सेना खड़ी करना मुश्किल काम नहीं था, और ऐसा हुआ भी। इस बात को समझते हुए पृथ्वीराज ने अपने प्रधानमंत्री कैमास से बात की और दिल्ली के किले का दरवाजा बंद करवा दिया। अनंगपाल चल पड़े दिल्ली की ओर और अच्छा मौका देखकर गोरी ने दूसरी चाल चली और वो राजा अनंगपाल से मिला और उनको कहा कि पृथ्वीराज को सबक सिखाने के लिए वो उनका साथ देगा। राजा अनंगपाल गोरी की बातों में आ गए और फिर दोनों ने एक साथ मिलकर दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज समझते थे कि वो साजिश का शिकार हुए हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि राजा अनंगपाल जैसा राजा जनता की तकलीफों के बारे में जानकर चुप कैसे बैठ सकता है। सिर्फ राजा अनंगपाल अपनी सेना लेके वहाँ आते तो शायद पृथ्वीराज उनकी शंका को दूर कर देते, लेकिन गोरी भी आ रहा था, इसलिए युद्ध के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था उनके पास। फिर से युद्ध हुआ और फिर गोरी बुरी तरह हारा और बंदी बना लिया गया। अपने नाना अनंगपाल को सम्मान के साथ पृथ्वीराज ने किले के अंदर पहुंचा दिया, लेकिन गोरी को पक्का पता था कि मुझे कई बार माफी मिल चुकी है, इस बार तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन राजपूतों की शक्ति और सभ्यता की समझ उसमें नहीं थी। पृथ्वीराज ने उसको बहुत समझाया और एक बार फिर छोड़ दिया। राजा अनंगपाल दिल्ली में करीब 1 साल तक रहे और उन्होंने समझ लिया कि वाकई में उनको धोखा दिया गया था। एक साजिश की गई थी पृथ्वीराज के खिलाफ। 1 साल बाद उनको सम्मान पूर्वक पृथ्वीराज ने बद्रिकाश्रम छोड़ दिया। आक्रमण का सिलसिला रुक नहीं रहा था। हर बार अपनी तैयारी पूरी करता और इस विश्वास के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण करता कि जीत उसकी ही होगी। वो फिर हारता, उसको बंदी बनाया जाता, गिड़गिड़ाता, जिंदगी की भीख मांगता और विशाल हृदय वाले पृथ्वीराज उसको छोड़ देते थे। पृथ्वीराज की वीरता के किस्से पूरे भारत में थे। बहुत से राजाओं ने पृथ्वीराज के अधीन रहना स्वीकार कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ षड्यंत्र रचता ही रहता था। पृथ्वीराज ने उसको सबक सिखाने के लिए कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जयचंद ने जब ये सुना तो उसने मोहम्मद गोरी की सहायता मांगी। गोरी अपनी सेना लेके दौड़ता हुआ आ गया। जयचंद और गोरी दोनों की सेना ने मिलकर पृथ्वीराज की सेना का सामना किया, लेकिन जयचंद इस युद्ध में हार गया और उसके साथ एक बार फिर हारा गोरी और फिर से पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया और कहानी आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज शिकार खेलने दिल्ली से बाहर गए थे और ये सूचना गुजरात के राजा भोला राय भीमदेव को मिल गई। उसने सोचा कि ये सही समय है अजमेर और दिल्ली पर आक्रमण करने का। उसने पहले अजमेर पर आक्रमण किया क्योंकि पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। राजा सोमेश्वर भी तैयार थे। युद्ध शुरू हुआ और बुरी तरह हार रहा था भीमदेव। उसकी सेना की हालत खराब थी, लेकिन अचानक राजा सोमेश्वर को घेर लिया भीमदेव की सेना ने। राजा सोमेश्वर बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन उनको भी बहुत चोटें आई और आखिरकार युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज को जब इसकी सूचना मिली तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने कसम खाई पिता की मृत्यु का बदला लेने की। पिता सोमेश्वर चौहान नहीं रहे थे और अजमेर को जरूरत थी एक नए राजा की, और इसीलिए अजमेर के सभी सामंतों ने पृथ्वीराज को अजमेर का राजा घोषित कर दिया। पृथ्वीराज को बदला लेना था अपने पिता की मृत्यु का भीमदेव से। उन्होंने आक्रमण कर दिया गुजरात पर। उनके आक्रमण के सामने भीमदेव टिक नहीं पाया और युद्ध क्षेत्र में ही पृथ्वीराज की तलवार से उसकी मौत हो गई। जयचंद के भाई बालुका राय ने जयचंद को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। जयचंद को सलाह अच्छी लगी। उसने भारत के बहुत से राजाओं को राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। जयचंद भी छोटा राजा नहीं था। बहुत से राजा उससे डरते थे और इसलिए उन्होंने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। राजसूय यज्ञ में होने वाले सभी काम राजाओं द्वारा ही किए जाते थे और जयचंद ने सभी राजाओं के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए थे। पृथ्वीराज का दुश्मन तो था ही जयचंद। उसने उनको भी निमंत्रण भेजा और उसने पृथ्वीराज के लिए द्वारपाल का काम चुना।
पृथ्वीराज को राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। उनको क्रोध भी बहुत आया ये जानकर कि जयचंद ने उनको द्वारपाल का काम दिया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको एक पत्र मिला। वो पत्र लिखा था जयचंद की पुत्री संयोगिता ने। संयोगिता ने पत्र में लिखा था कि मेरे पिता ने सिर्फ राजसूय यज्ञ का आयोजन नहीं किया है, उन्होंने राजसूय यज्ञ के साथ ही साथ मेरे स्वयंवर का भी आयोजन किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको ही अपना पति माना है, और अगर आप मेरे स्वयंवर में नहीं आएंगे तो मैं किसी और से विवाह नहीं करूँगी और मर जाऊंगी। पृथ्वीराज के पास कन्नौज जाने के लिए अब दो कारण थे, जयचंद द्वारा किए गए अपमान का बदला लेना और संयोगिता से विवाह करना। उन्होंने अपने बहादुर योद्धा कैमास से अपनी सेना को कन्नौज जाने के लिए तैयार होने को कहा। उधर जयचंद बहुत क्रोधित था क्योंकि पृथ्वीराज ने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया था, और इसलिए उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही द्वारपाल के वेश में बनवाकर द्वार पर लगवा दिया। पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर निकल पड़े। पहले उन्होंने जयचंद के भाई बालुका राय पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में बालुका राय मारा गया, जिसके कारण जयचंद को राजसूय यज्ञ बीच में ही रोकना पड़ा। वो दिल्ली से आर पार की लड़ाई की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके दरबारियों ने उसको समझाया कि आपने संयोगिता का स्वयंवर भी आयोजित किया है, पहले आप स्वयंवर का कार्य संपन्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत से राजा यहाँ आए हुए हैं। जयचंद ने संयोगिता से स्वयंवर के बारे में पूछा तो उसने साफ कह दिया कि वो पृथ्वीराज चौहान से ही विवाह करेगी। जयचंद ने बहुत समझाया संयोगिता को, लेकिन उसने अपने विचार बिल्कुल नहीं बदले। अब दिन आया स्वयंवर का। संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेके सभी राजाओं के पास से गुजरी, लेकिन उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। जब वो द्वार पे पहुंची तो उसने पृथ्वीराज की मूर्ति देखी द्वारपाल के वेश में। उसने देर न करते हुए मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तिलमिला गया जयचंद। उसने फिर समझाया संयोगिता को, लेकिन संयोगिता ने अपना इरादा नहीं बदला। उसने संयोगिता को एक एकांत महल में भेज दिया और दिल्ली और चित्तौड़ दोनों पर अपनी सेना को भेज दिया हमला करने के लिए। दिल्ली में उसकी बुरी तरह हार हुई और उसके सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए। वो सैनिक चित्तौड़गढ़ जा रही जयचंद की सेना के साथ मिल गए, लेकिन चित्तौड़गढ़ के राजा समर सिंह ने भी जयचंद की सेना को धूल चटा दी। बुरी तरह हार कर कन्नौज वापस आ गया जयचंद। कहानी आगे बढ़ती है। उन दिनों बुंदेलखंड में एक राजा था परमाल, और महोबा थी उसकी राजधानी। आपने आल्हा और ऊदल नाम के दो वीरों की कहानी तो सुनी ही होगी। आल्हा और ऊदल राजा परमाल की सेना के बहादुर सैनिक थे। एक बार हुआ ऐसा कि पृथ्वीराज के कुछ सैनिक रास्ता भटक गए और महोबा पहुंच गए। वो घायल थे। राजा परमाल ने उनको वहाँ से भगाने के लिए आल्हा और ऊदल को भेजा। वो सैनिक लड़े, लेकिन आल्हा और ऊदल के सामने टिक नहीं पाए। उन दोनों सैनिकों को मार दिया आल्हा और ऊदल ने। बाद में पता चला परमाल को कि वो पृथ्वीराज के सैनिक थे। वो डर गया, लेकिन उसके बेटे ने उसको समझाया कि पिताजी डरिए मत, हम पृथ्वीराज का मुकाबला करेंगे अगर उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। उन्हीं दिनों जमीन के कुछ विवाद में राजा परमाल ने आल्हा और ऊदल को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। आल्हा और ऊदल कन्नौज पहुंच गए राजा जयचंद के पास। जयचंद ने उनको अपने दरबार में रख लिया। उधर पृथ्वीराज को जब ये सूचना मिली कि उनके सैनिकों को महोबा में मार दिया गया, तो वो अपनी सेना को लेके राजा परमाल से युद्ध करने चल पड़े। राजा परमाल बुरी तरह से हारा। महोबा की सेना पृथ्वीराज की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। राजा परमाल के सामंतों ने उसको समझाया कि आप पृथ्वीराज से युद्ध रोकने की प्रार्थना करो 2 महीने के लिए। राजा परमाल के दूत ने ये सूचना चंद्रबरदाई को पहुंचाई और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को इस बारे में बताया। पृथ्वीराज इस बात को मान गए और उन्होंने युद्ध को रोक दिया। इधर राजा परमाल ने आल्हा और ऊदल को वापस बुलवाने के लिए एक दूत भेजा और साथ में एक पत्र राजा जयचंद के नाम से भेजा। उस पत्र में उसने पृथ्वीराज के आक्रमण के बारे में लिखा और राजा जयचंद से सहायता भी मांगी, और साथ ही साथ आल्हा और ऊदल को वापस बुलवाया। जयचंद ने अपने 20,000 की सेना आल्हा और ऊदल को दे दी और आल्हा और ऊदल अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जयचंद के 20,000 सैनिकों के साथ चल पड़े।
आल्हा और उदल बुंदेलखंड पहुंच गए। युद्ध की रणनीति तय की गई और रणनीति तय होने के बाद युद्ध शुरू करने की सूचना पृथ्वीराज चौहान को भिजवाई राजा परमाल ने। दूसरे दिन दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। राजा परमाल पृथ्वीराज की सेना को देख के डर गया। वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन आल्हा और उदल ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मजीत की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ बहादुर योद्धा उदल भी वीर गति को प्राप्त हो गया। उदल को मारना आसान नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज के योद्धा कान और कैमास भी बहुत बहादुर थे। उन्होंने उदल को घेर लिया था और उनसे बहादुरी के साथ लड़ते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हो गया। जयचंद की सेना जो कन्नौज से आई थी वो भी मारी गई और महोबा की सेना के करीब करीब सारे सैनिक मारे गए। आल्हा को जब अपने भाई उदल की मृत्यु की खबर मिली तो उसको बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी आल्हा की। फिर क्या था, चौहानों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा आल्हा। बहुत से चौहान सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया आल्हा ने, लेकिन भाई की मृत्यु का दुख बहुत था उसको और इसीलिए एक दिन शाम को चुपचाप ही वो कहीं चला गया। पृथ्वीराज की विजय हुई इस युद्ध में भी राजा परमाल को भी बंदी बना लिया पृथ्वीराज ने, लेकिन कुछ समय के बाद उसको छोड़ दिया और महोबा का शासन उसको वापस सौंप दिया। इसके बाद पृथ्वीराज दिल्ली लौट आए। उनके दरबारियों और सामंतों ने उनसे कहा कि वो संयोगिता को कन्नौज से ले आए और उनसे विवाह करके अपनी रानी बनाए। पृथ्वीराज कन्नौज के लिए निकल पड़े। वो जयचंद के दरबार में वेश बदल कर पहुँचे, लेकिन जल्दी ही जयचंद को इस बारे में पता चल गया तो उसने पहले संयोगिता को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम एक अच्छे राजा या योद्धा को चुन लो और विवाह कर लो। लेकिन संयोगिता टस से मस नहीं हुई। संयोगिता का निर्णय अटल था। वो पृथ्वीराज को ही अपना पति मान चुकी थी। जयचंद को इस बात पर गुस्सा आया और उसने तलवार निकाल ली संयोगिता को मारने के लिए, लेकिन तभी पृथ्वीराज वहाँ पहुँच गए। जयचंद को लगा कि अच्छा हुआ पृथ्वीराज मेरे सामने आ गया, अब मैं दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं और पृथ्वीराज की तलवार के सामने जयचंद की एक न चली। पृथ्वीराज वहाँ से संयोगिता को लेकर निकल पड़े और उनको कोई भी नहीं रोक पाया। संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज अपनी सेना के पास पहुँचे। उनके सामंतों ने उनसे कहा कि आप दिल्ली की ओर आगे बढ़ो और हम जयचंद को रोकेंगे। इधर जयचंद ने भी अपनी सेना पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए भेज दी थी। पृथ्वीराज दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते रहे और उनकी सेना जयचंद की सेना से युद्ध करती रही। पृथ्वीराज अपने बस 100 सैनिकों के साथ कन्नौज आए थे, लेकिन उनके वो बहादुर सैनिक जयचंद की बड़ी सेना के साथ युद्ध करते रहे। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में लड़ते हुए कैमास वीर गति को प्राप्त हो गया। उधर पृथ्वीराज दिल्ली पहुंच गए, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। अपने बहादुर सामंतों, बहादुर योद्धाओं को खो दिया था उन्होंने। उधर जयचंद की क्रोध की सीमा 7वें आसमान पर थी। उसने ठान लिया कि वो पृथ्वीराज से बदला लेके रहेगा। उसने अपने दरबारियों और वीर सामंतों को कहा कि वो मोहम्मद गोरी को एक बार फिर वापस बुलाएंगे और अपनी सेना भी उसको दे देंगे ताकि वो पृथ्वीराज पर आक्रमण कर सके। उसके कई दरबारियों और सामंतों ने उसकी निंदा की, लेकिन जयचंद नहीं माना। उसने गोरी को सूचना भिजवाई। गोरी तो खुद ही आक्रमण के लिए तैयार बैठा था और जब जयचंद के जासूस ने उसको ये खबर दी तो वो भारत पर एक बार फिर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। दिल्ली में क्या हो रहा था, पल पल की खबर मोहम्मद गोरी को मिलती रहती थी। उसने जासूस बिछा रखे थे चारों तरफ और इधर पृथ्वीराज के कई बहादुर सामंतों की मृत्यु से उनकी सेना कमजोर पड़ गई थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण की सूचना दिल्ली में पृथ्वीराज को मिल चुकी थी। उन्होंने चंद बरदाई को चित्तौड़ भेजा समर सिंह के पास और उनकी सेना को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा। समर सिंह अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। आने वाला वक्त भारत के इतिहास में बहुत बर्बादी लेके आने वाला था। मोहम्मद गोरी बढ़ता चला जा रहा था दिल्ली की ओर और जयचंद की सेना भी उसके साथ मिल गई थी। मोहम्मद गोरी बार बार अपने दूतों को पृथ्वीराज के पास भेज रहा था। कभी उसके दूत पृथ्वीराज को इस्लाम धर्म को अपनाने का प्रस्ताव लेके आते तो कभी ये सूचना लेके आते कि गोरी को दिल्ली के आगे बढ़ने दिया जाए तो ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन पृथ्वीराज ने उसके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
दरअसल बार बार दूतों को भेजना घोरी की एक चाल थी। वो लगातार पता लगा रहा था कि पृथ्वीराज की सेना कितनी है, उनकी तैयारी कितनी है युद्ध के लिए। और फिर युद्ध का दिन आया। घोरी ने हमला भी अचानक किया, लेकिन राजपूत कम नहीं थे। वो तैयार तो नहीं थे युद्ध के लिए, लेकिन वो जिस भी हालत में थे उन्होंने यवनों की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया। युद्ध अचानक हुआ था, फिर भी राजपूतों ने बहादुरी के साथ इस युद्ध को लड़ा। चामुंड राय भी बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन पृथ्वीराज बिना रुके, बिना थके युद्ध करते रहे। उनकी तलवार दुश्मनों को मौत के घाट उतारती रही। उन्होंने और उनके बहादुर राजपूत योद्धाओं ने लगभग सारे यवनों को मौत के घाट उतार दिया था। और फिर पृथ्वीराज का सामना हुआ घोरी से। घोरी ज्यादा देर पृथ्वीराज के सामने रुक नहीं पाया, और इसके पहले कि पृथ्वीराज अपनी तलवार को घोरी के सीने के आर पार कर देते, सूरज ढल गया और युद्ध विराम की घोषणा हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध रोक दिया और उनकी तलवार से बच गया घोरी। लेकिन उन्होंने घोरी से कहा कि आज तो तू बच गया, लेकिन कल इसी रणभूमि में तेरा अंत मेरी इसी तलवार से होगा। शाम हो गई। पृथ्वीराज लगभग वो युद्ध जीत ही चुके थे, इसलिए उनके सामंत और वीर सैनिक खुशियां मना रहे थे। लेकिन घोरी शांत नहीं बैठा था। वो अपने अपमान की आग में जल रहा था। उसने अपने सामंतों और सैनिकों से कहा कि युद्ध विराम की घोषणा तो पृथ्वीराज ने की है। ये राजपूत इस बात को मानते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं भी इसको मानूं। और उसने रात में ही पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो भी उस समय जब पृथ्वीराज अपने खेमे में आराम कर रहे थे। उसकी धोखेबाजी के शिकार हो गए पृथ्वीराज चौहान। वो वीर योद्धा, वो पराक्रमी राजपूत जिन्होंने हर बार घोरी को माफ किया, उसी घोरी ने युद्ध के नियमों का पालन न करते हुए रात में ही उन पर और उनके सैनिकों पर हमला कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद अलग-अलग काव्यों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध की अलग-अलग संख्या है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने 3 बार गोरी को पराजित किया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने 7 बार गोरी को बंदी बनाया। वहीं प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज ने 20 बार गोरी को बंदी बनाकर छोड़ दिया था। सुरजन चरित महाकाव्य के अनुसार 21 बार और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार 23 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा जिस संख्या का जिक्र है वो है 18। 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। सैनिकों को इस खबर को सुनकर बहुत आघात लगा और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर पृथ्वीराज को कुछ हो गया तो वो भी अपने प्राण दे देंगी। इधर घोरी ने घोर पहुंचकर पृथ्वीराज को कैद में डाल दिया। पृथ्वीराज का अपमान करने की कोशिश की उसने और बोला कि मेरे सामने आंखें झुका के रखो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राजपूतों की आंखें सिर्फ मृत्यु के बाद ही बंद होती हैं और तुझ जैसे धोखेबाज लुटेरे के सामने तो बिल्कुल नहीं झुकेंगी मेरी आंखें। घोरी को गुस्सा आई और उसने पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी। तब तक चंद बरदाई वहाँ पहुँच गए। वो जानते थे कि पृथ्वीराज बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और अब शायद ही वो यहाँ से निकल पाए। चंद बरदाई घोरी के सामने पहुंचा और कहा कि आपने तो महाराज पृथ्वीराज की एक कला तो देखी ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो बिना देखे ही अचूक निशाना लगाते हैं? घोरी को विश्वास नहीं हुआ। उसने चंद बरदाई से कहा कि कल हम तुम्हारे महाराज की ये कला देखेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। दूसरे दिन पृथ्वीराज चौहान घोरी के दरबार में पहुँचे। घोरी ने पृथ्वीराज को निशाना लगाने के लिए कहा। घोरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज को ये पता चल गया कि वो किस दिशा में बैठा है। इससे पहले कि वो निशाना लगाते, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आप मेरे दोहे को ध्यान से सुने। और फिर उन्होंने एक दोहा पृथ्वीराज को सुनाया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई के दोहे को सुनकर घोरी कितनी दूर पर बैठा है इस बात का सही अंदाजा लग गया और उन्होंने बिना देर किए घोरी के सीने का निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। वो तीर घोरी के सीने के बिल्कुल बीच में घुस गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कुछ देर तक किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या,
लेकिन जब सबने देखा कि घोरी मर चुका था, घोरी के सैनिक पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारने दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उनके पास पहुंच पाते, चंद्रबरदाई ने अपने पास छुपी हुई कटार निकाली और उस कटार से पहले पृथ्वीराज चौहान को मारा और उसके बाद खुद के प्राणों की आहुति दे दी। पूरे जीवन भारत भूमि की रक्षा करने वाला योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया था और इतिहास गवाह है कि आगे क्या हुआ।